आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आप सबने पहले भी बहुत बार सुना होगा, क्योंकि जो बच्चे एनवायरनमेंट के लिए एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कोई भी नेट का या एचटेट सीटेट मेनली जो है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। कोई यूपीएससी की, कोई एचसीएस की तैयारी कर रहा है, तो बहुत माइनर सा सिंपल सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? एज द नेम इंडिकेशन कि ग्लोबल वार्मिंग कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, वो वार्म हो रही है। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो अगर बढ़ता है तो हमारी अर्थ क्या होगी? हमारी अर्थ और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। जब हमारी अर्थ और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी, तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट ही हमको जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बहुत सारे सबमिट्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पर हमने कोशिश करनी है कि हमारी अर्थ कूल रहे, वो ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि हम उस स्टेज पर हैं कि जहाँ पर हमारी अर्थ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हमारी एक्टिविटीज़ इसी तरीके से चलती रही तो हमारी अर्थ बहुत जल्दी ही हीट हो जाएगी और इसके एडवर्स इफेक्ट कुछ हमें दिख रहे हैं, कुछ आने वाले सालों में हमें और नज़र आएंगे अगर हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं किया। चलो बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, कि जो हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है अगर वो उससे इंक्रीमेंट होता है, उससे ज़्यादा गर्म होती है, तो हम क्या सिचुएशन बोलेंगे? दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। और बेसिकली हम बात कर लें कि एवरेज टेम्परेचर हमारी अर्थ का है क्या? 14 डिग्री है इसका। इस तरीके से भी कई बार एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो सबसे पहले 1829 में ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, जोसेफ थे, उन्होंने इसकी बात की, उन्होंने कुछ गैसेस को निकाला, उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की कि कुछ गैसेस हैं कि जिनकी कंजम्पशन या एमिशंस ज़्यादा होगी तो हमारा जो अर्थ है वो वार्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये 1829 की बात है। देखो, इतने टाइम पहले से ही कुछ लोग थे जो हमारी अर्थ के लिए कंसर्न थे। आज भी बहुत सारे लोग हमारी अर्थ के लिए कंसर्न हैं, पर लेकिन फिर भी जो है हमारी एक्टिविटीज़ डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही हैं। पता नहीं क्यों हम लोग अपनी उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को हम थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं कि ये हमारी अर्थ है, हमारे अर्थ की सराउंडिंग जिसको हम वातावरण या एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो लेयर्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर है। सन जो अपनी रेस छोड़ रहा है वो इस लेयर से होते हुए वो हमारी अर्थ पे आएंगी। ठीक है, तो जब वो हमारी अर्थ से टकराती हैं, कुछ जो किरणें हैं वो वापस रिवर्ट हो जाती हैं। ठीक है, वो वापस चली गई, लेकिन कुछ किरणें हैं वो इस लेयर के बीच में ही एग्जिस्ट करती रहती हैं। ठीक है, जैसे CO2 है और वाष्पीकरण है, उनकी कंजम्पशन की पावर ज़्यादा है कि वो इन किरणों को जो है बाहर नहीं जाने देते, वो अपने अंदर ही अब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी अर्थ जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसी एटमॉस्फेयर में ही वो जो है गैसेस घूमती रहती हैं, वो सारी की सारी उनको लेयर्स के अंदर ही वो एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। कि हम कई बार कहते हैं कि छेद हो गया है अर्थ में, तभी किरणें आ रही हैं हमारे पास, डायरेक्ट UV किरणें जिसको हम बोलते हैं। तो वो किरणें आ तो रही हैं, लेकिन CO2 की कंजम्पशन ज़्यादा होने के कारण वो उनको अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है और वापस रिवर्ट उनको नहीं होने देता। तो यही हमारे पास क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो वो गैसेस हैं कौन कौन सी? CO2 है, मीथेन है, CFC है, O2 है, N2 है। ये सारी गैसेस जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। मेनली कि ये गैसेस कैसी हैं? पोल्यूशन को इंक्रीज़ करने वाली हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मेजर गैस है
जो कार्बन को प्रोड्यूस करती है, एमिशन होता है उसका, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। अभी रिसेंटली हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि दिल्ली में वापस से लॉकडाउन लग जाएगा। जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, उनको दिल्ली में आने की एंट्री नहीं है। 26 नवंबर तक वो बैन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर क्वालिटी वापस से पुअर होनी शुरू हो गई है। जब तक एयर क्वालिटी वापस से सही नहीं होगी, व्हीकल्स के ऊपर ऐसे ही रिस्ट्रिक्शंस लगती रहेंगी, ताकि हमारे पास CO2 का लेवल जो है वो इक्वल हो सके, CO2 बराबर चल सके। ठीक है, अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ मेन कंट्रीब्यूटर हैं? चाइना और USA हैं, जो आज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली है। पूरे के पूरे वर्ल्ड का 30% कार्बन एमिशन कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो 30% का जो है पोल्यूशन, CO2 एमिशन का जो है वो इनके ऊपर जाता है। अगर लेकिन हम पर पर्सन की बात करते हैं कि कौन सी कंट्री पर पर्सन के अकॉर्डिंगली कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो USA है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है, इसीलिए उनका पर पर्सन के अकॉर्डिंगली आएगा USA। और अगर टोटल की हम बात करते हैं तो आएगा हमारे पास चाइना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या है, कि क्या होगा। हम हर बार बात करते हैं कि हमारी अर्थ गर्म हो रही है, तो इसके क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसके एडवर्स इफ़ेक्ट ह्यूमंस पे भी पड़ेंगे और हमारी अर्थ पे भी पड़ेंगे। अर्थ पे, ह्यूमंस पे भी पड़ेंगे, और जो एनिमल्स, मैमल्स और भी यहाँ पर जीव हैं, उनकी लाइफ भी जो है यहाँ पर ख़त्म होने की कगार पर पहुँचने वाली है। सबसे पहला तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि अर्थ गर्म होगी तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा। क्लाइमेट चेंज हमें बहुत ज़्यादा दिखता है कि जहाँ पहले सूखा था वहाँ अब बाढ़ आने की उम्मीद है, जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ अब सूखा आ जाएगा। डेसर्टिफिकेशन बहुत जल्द। अब अभी हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि पंजाब के कुछ एरियाज़ को उन्होंने डेसर्टिफिकेशन की जोन में डाल दिया है कि वहाँ पर धान और सब कुछ जो है उगाना बैन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर यह क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट हमें अपने आसपास भी दिखाई देना शुरू हो गया है। ओशन का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? कि जो बहुत बड़े ग्लेशियर्स थे, ग्लेशियर्स मतलब कि बर्फ़ के हिमखंड थे, वो क्या है, गर्मी की वजह से वो पिघलने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो पिघल रहे हैं तो उनका पानी पिघल कर कहाँ जाएगा? वो समुद्र में जाएगा, और वो समुद्र के लेवल को वो अप कर देगा, और वो पानी जहाँ जाएगा तो वो वहाँ पर फ्लडी एरिया जो है वहाँ पर होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खतरे हैं। थोड़ा दिन पहले ही हम देख रहे थे कि एक अंडमान वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ कि वहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं मालदीव के कि वो अंडर सी चले जाएंगे, कि जो कुछ आज तट पे हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो वहाँ के कुछ एरियाज बिल्कुल वो समुद्र में समा जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी का लेवल इतना हाई हो जाएगा। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी हमें सब जगह दिखाई दे रही है। अब इस टाइम में जहाँ पर सर्दियाँ शुरू हो जाती थी, आज भी जो है सर्दी का इतना इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है जो कुछ टाइम पहले दिखाई दिया करता था। ह्यूमंस में क्या दिखाई देंगे हमें? इलनेस, जो रोगी थे वो और बीमार हो जाएंगे, जो स्वस्थ थे उनको भी कोई ना कोई रोग जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से। उसके बाद बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं, जो पहले नहीं होती थी, आज के टाइम में हो जाएंगी। सांस की बीमारियां हैं जो नॉर्मली पोल्यूशन से हमें फैलती हैं, दिखती हैं, वो हम फेस करेंगे। एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी हम बात कर रहे थे कि जहाँ पर पंजाब के कुछ एरियाज़ की हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर सूखा घोषित होने वाला है। डेजर्टिफिकेशन उनको वहाँ पर जोन में डिक्लेयर कर दिया है कि आने वाले 15 से 20 सालों में ये वाले एरिया के हैं वो डेजर्ट्स में बदल जाएंगे। वहाँ पर कभी भी कोई जो है खेती बाड़ी वहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है। ठीक है, तो पानी का लेवल तो बढ़ रहा है, पर लेकिन जहाँ आना चाहिए वहाँ पानी नहीं आएगा, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ पर जो है बाढ़ की सिचुएशंस जो है
वो हो जाएगी भूखमरी। जब एग्रीकल्चर ही हमारा इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसके 70% पर्सन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। यहाँ पर बहुत सारा काम जो है वो एग्रीकल्चर के हिसाब से होता है। अगर 70% अगर हमारा बिजनेस चला जाता है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, भूखमरी के महामारियों के वो शिकार होंगे ही होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का पीछे है कौन है कि कुछ हम कहते हैं कि कुछ नेचुरल इंसिडेंट्स हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन बहुत हद तक ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ही इसके पीछे हैं, वो ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं कि इतना पोल्यूशन है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, मिल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इतने व्हीकल्स हैं कि जिनका धुआं हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है और वो CO2 ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंडली चलो पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स आ रहे हैं, मिल्स बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की निशानी है कि हम ग्रोइंग हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। बट जो हम पेड़ काट रहे हैं, जंगलों को हम साफ करते जा रहे हैं, सबसे मेजर कारण यही है कि एक तरफ तो हम जिनसे हम बच सकते हैं हम उनको ही काटते जा रहे हैं, दूसरा जो हमारे लिए नुकसान है हम वो काम इंक्रीमेंट पे कर रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलप्ड हों, हमारी जो डेवलपिंग स्टेज है वो बढ़ती रहे, तो उसके लिए हमें अपने जंगलों को वापस लाना होगा। कहीं ना कहीं आप जहाँ ज़मीन खाली मिलती है, जिस हिसाब से मिलती है कि हम हर एक इंडिविजुअल को क्या है 2 से 4 प्लांट जो है सीज़न में लगा देने चाहिए पेड़, चाहे वो छायादार हों चाहे वो फलदार हों, ताकि वो कहीं ना कहीं जो है कुछ एरिया की तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करेंगे और ऑक्सीजन को वो वहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमारे पास होगा कि ह्यूमंस ही हैं जो बहुत हद तक जिम्मेवार हैं। हाँ, क्लाइमेट में भी होता है, नेचुरली भी होती है कि कई बार क्या है सॉरी कि वोल्केनोस एरिप्ट हो गई हैं, जिसके कारण से भी वहाँ पर CO2 या और जो पॉइजनस गैसेज हैं वो वहाँ पर उनका एमिशन होता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। लेकिन अनलिमिटेड जो अननेसेसरी जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये नहीं है कि इसको बचाने के लिए कि कोई उपाय नहीं किए गए, बहुत सारे उपाय भी हैं जो इनके लिए किए गए हैं। बहुत सारे सम्मेलन हैं, समिट्स हैं जिनका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी समिट्स जो हैं, सबसे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी जिसको हम एक माइलस्टोन मानते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर कुछ सबसे पहला कुछ हुआ है तो वही एक कॉन्फ्रेंस थी। फिर क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, टाइम टू टाइम बहुत सारी कॉप्स हैं, समिट्स हैं जो हो रही हैं, वो एक ग्लोबल लेवल पर हो रही हैं। साथ साथ हमें क्या करना है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर भी हमें बहुत इसके लिए वर्क करना है ताकि हमारी जो इतनी ब्यूटीफुल अर्थ है वो बहुत ज़्यादा वार्म ना हो और वो अपनी एक जो उसकी सुंदरता है वो वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए। तो होप आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत बार भी आप लोगों ने पहले भी इसको डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, तो लेकिन अब आपको एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।